हम रोज आपके लिए कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज लेकर आते हैं, आपके सवालों के जवाब होते हैं। अभी भी हम कमोडिटी मार्केट पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही बात करेंगे महंगाई के आंकड़ों की। अब से कुछ ही देर में रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। आंकड़े कैसे रहेंगे, आंकड़ों में जो भी आंकड़े आएंगे उसका मतलब क्या है, इस पर बड़े एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, इस पर बहुत डिटेल चर्चा अभी जी बिजनेस पर होने वाली है। अब से कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ। जब तक महंगाई के आंकड़े नहीं आ जाते हैं, एक बार जरा कमोडिटी मार्केट को देख लीजिए। बड़ा कोहराम मचा हुआ है इस मार्केट में भी। गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में बहुत तेज गिरावट आई है। और ये देखिए एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 433 रुपये नीचे है। चांदी में आप देख लीजिए 900 रुपये से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड और सिल्वर के दाम गिरे हैं। कच्चा तेल बहुत नीचे आया है। क्रूड का मार्केट एमसीएक्स पर भी नीचे है और ग्लोबल मार्केट में भी दाम कम हुए। आपकी स्क्रीन पर करीब 1.5% ब्रेंट और नामेक्स टूटे हैं और 1.5% के आसपास की ही गिरावट एमसीएक्स पर कच्चे तेल में आई है। मेटल का मार्केट भी तेजी से गिरा है क्योंकि चाइना में डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। उसका इम्पैक्ट भी हमने मेटल मार्केट पर देखा है, तो वहाँ पर भी कमजोरी का माहौल बना हुआ है, उस पर भी आप नज़र रखिए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मार्केट आज गिरा और सिर्फ नॉन एग्री ही नहीं बल्कि एग्री मार्केट में ग्वार, कैस्टर, मसालों में भी बहुत तेज गिरावट आज दिखी है। तो पूरा का पूरा मार्केट आज लाल रहा है, चाहे एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे गोल्ड और सिल्वर पर होगा। क्या आज शाम के लिए इन दोनों कमोडिटी में और गिरावट आप देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में देखें तो लास्ट हमने देखा था कि गोल्ड के प्राइस रिकवर होकर करीबन $1875 तक आते हुए दिखाई दिए थे। और एमसीएक्स से भी देखें तो यहाँ पर करीबन 51,600 के तक के लेवल हमने गोल्ड में आते हुए देखे थे। कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी हम ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देख रहे हैं, रुपी लाइफ टाइम लो पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड को अगेन एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी के बीच हम गोल्ड के अंदर एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखेंगे। और जो हमने लास्ट वीक यूएस के डेटा देखे थे, वो भी डेटा थोड़े खराब थे, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला था। तो गोल्ड में हमारा बाय कॉल ही रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर हमें जल्दी ही करीबन 1880 से लेकर $1885 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स की अगर बात करें तो 51,100, 51,200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 51,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,600 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी देखा था कि 60,000 से लेकर 63,000 के बीच सिल्वर का प्राइस मूव किया था, तो अभी भी वही जो रेंज है वो काफ़ी इंटैक्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा बाय कॉल ही रहेगा। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी करीबन 60,500, 60,600 के आसपास खरीदारी करें। 59,900 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 61,500 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $22 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर, हमें लगता है कि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी है, इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है, तो यहाँ पर एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड के प्राइसेस में हम एक अच्छा सपोर्ट आते हुए देखेंगे। जी हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा गोल्ड के लिए। ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड पर। लेकिन अब देखिए महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और मई में खुदरा महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन 7.04%। नोट कर लीजिए आप, मई में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही है। अप्रैल के महीने में 7.79% थी। मतलब अप्रैल के मुकाबले मई में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो कम हुए हैं और 75 बेसिस पॉइंट आप कह सकते हैं, करीब 0.25% की गिरावट महंगाई में आई है अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में। और इस बात की संभावना भी जताई गई थी कि महंगाई के आंकड़े मई के महीने में कम होंगे। ये संभावना इसलिए जताई गई थी क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे कदम उठाए गए। कदम ये उठाए गए कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कट की, आरबीआई ने दरें बढ़ाई और एक्सपोर्ट को रोका गया, गेहूं के एक्सपोर्ट को। तो अलग अलग लेवल पे एडिबल ऑयल को लेकर कई सारे कदम उठाए गए। तो हर मोर्चे पर कदम उठाए गए। उसके बाद ये उम्मीद की गई थी कि मई के महीने में महंगाई के आंकड़े कुछ कम होंगे और उसी अनुमान के आधार पर आंकड़े यहाँ पर देखिए आए हैं 7.04%, 7.79% से घटकर 7.04% के आंकड़े महंगाई के आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस गिरावट को काफ़ी माना जाए? क्या ये माना जाए कि अब सरकार के, आरबीआई के कदमों का असर दिखने लगा है, आगे और महंगाई कम होगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अरुण कुमार, सीनियर इकोनॉमिस्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त, और साथ ही हमारे साथ सिराज हुसैन साहब होंगे, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण कुमार जी, पहला सवाल तो सर मेरा आपसे यही होगा कि
महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी, जहां महंगाई लगातार बढ़ रही थी, उस मोर्चे पर थोड़ी राहत की बात आई है कि महंगाई के आंकड़े मई के महीने में घटे हैं 7.04%, 7.79% से घटकर। आपका पहला रिएक्शन सर? ये तो एक अच्छा लक्षण है। और जैसे आपने कहा कि सरकार के जो कदम उठाए थे कि पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, वहां दाम कम हो गए, तो जब एनर्जी के दाम थोड़े कम होते हैं तो उसका असर सब पे पड़ता है। फिर सरकार ने जैसे कि गेहूं का जो एक्सपोर्ट था उस पर रोक लगा दी, तो ये जो दाम बढ़ रहे थे आटे के और गेहूं के वो थोड़े कम हुए। उसी तरह आपने बताया कि खाद्यान्न जो तेल थे उनमें गिरावट आई। फिर सीमेंट और स्टील में जब कुछ कदम उठाए गए, वो भी बुनियादी प्रोडक्शन है, तो उसका भी असर पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन है ये बताता है कि दाम किस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा गिरावट है, ये तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं। इसका मतलब पहले दाम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, अब थोड़े कम तेजी से बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जिसकी आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि संगठित क्षेत्र है उसकी भी आमदनी में इतनी जल्दी डीए नहीं आता है, तो उनपे मार तो अभी भी पड़ रही है, पर लेकिन हाँ उतनी तेजी से मार नहीं पड़ रही जितनी कि पहले पड़ रही थी, पर मार तो पड़ रही है। तो जब तक ये दाम कम नहीं होते तब तक ये असर तो होता ही रहेगा। और जब जेब पे असर पड़ेगा तो फिर जब उससे परचेजेस पे असर पड़ेगा, और खासकर जब आमदनी कम हो गई है, रोजगार कम हो गया है, उस समय इस तरह का जो इन्फ्लेशन रहेगा तो उससे हमारे डिमांड पे असर पड़ेगा और ग्रोथ पे असर पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो बात ठीक है कि महंगाई बढ़ने से चिंता तो होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जो आरबीआई ने उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि उन कदमों का इम्पैक्ट अभी और दिखेगा? ये शुरुआत है। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो इनका असर पड़ता रहेगा, जैसे सीमेंट है, स्टील है, ये जो बेसिक आइटम्स हैं इनका असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन का युद्ध है, वो जो यूक्रेन का युद्ध है उससे इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में आपने देखा कि रिकॉर्ड हाई पे 40 साल के पहुंच गया है, जबकि लोग सोच रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होंगे तो यहाँ पे भी, अमेरिका में भी थोड़े दाम कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वहां पे भी बढ़ते चले गए हैं। और फिर चीन में है, लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, जैसे कि शंघाई में अभी जब थोड़ा खोला था एक हफ्ते के लिए फिर हो गया। उससे सप्लाई बॉटलनेक जो है वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। मेरा मानना है आरबीआई के जो कदम है उससे तो कोई अभी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आरबीआई के कदम जो उठाए हैं उससे ना तो यूक्रेन में युद्ध रुकेगा, ना जो लॉकडाउन है जो शंघाई वगैरह में उस पर असर पड़ेगा, ना ही जो हमारे शिपिंग के रेट्स बढ़ गए हैं कि कंटेनर की शॉर्टेज है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर जरूर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा कि डिमांड थोड़ी कम होने लगेगी। जो अभी ईएमआई वगैरह थे वो महंगे हो गए हैं, तो हाउसिंग की डिमांड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड है, सेमी ड्यूरेबल्स की डिमांड है, वो थोड़ी कम होगी। तो पर जो इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं उनका मुझे लगता है कि ज्यादा असर इस समय होगा। तो आने वाले समय में कितना और कम होगा या और तेजी से बढ़ेगा ये अभी हम नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब भी हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं और एग्री मार्केट पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप जरा बताएं, जो इन्फ्लेशन के नंबर के मोर्चे पर थोड़ी राहत आई है 7.04% कंपेयर टू 7.79% अप्रैल के महीने के मुकाबले, फूड इन्फ्लेशन भी कम हुआ है और ये 8.31% से घटकर 7.97% रहा है। तो आपको लगता है कि एटलीस्ट फूड इन्फ्लेशन के मोर्चे पर आगे कुछ और राहत की उम्मीद दिख रही है? देखिए, ये काफ़ी कुछ इस पर मुनहसिर है कि अगले 2-3 हफ्ते में मॉनसून का बिहेवियर कैसा रहता है। अगर जो मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा और मॉनसून की रेंज नॉर्मल जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके करीब रही, तो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस पे फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन पे फ़र्क पड़ेगा तो मुझे लगता है कि जो मॉडरेशन हम सोच रहे हैं कि होना चाहिए इन पॉलिसीज़ की वजह से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ की वजह से, वो हमें किसी हद तक नज़र आएगा। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे काबू में नहीं हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रूस ने हमला किया हुआ है यूक्रेन पर वो है। अब अगर वो हमला चलता रहा, इसी तरह कई महीने तक चलता रहा, तो जाहिर है कि पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे, डीजल के दाम कम नहीं होंगे और इसलिए इन्फ्लेशन पर बहुत ज़्यादा काबू पाने में मुझे लगता है कि सरकार को मुश्किल होगी।
अच्छा, तो आप करें कि इस मोर्चे पर थोड़ी मुश्किल अभी रहेगी, लेकिन आप चूंकि आपने ठीक बात कही सर, लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि आपने कहा कि मानसून पर डिपेंड करेगा, ये बात ठीक है। अब तक आईएमडी ने नॉर्मल मानसून का अनुमान जताया है। अगर मान लीजिए मानसून अच्छा रहता है, हमारा अनुमान के मुताबिक रहता है मानसून, आगे युद्ध के हालात भी ठीक हो जाते हैं, तब क्या जिस रफ्तार से महंगाई ने छलांग लगाई थी, क्या उसी रफ्तार से गोता भी लगेगा, शार्प डिप देखेंगे सिराज जी? देखिए, ये तो इसकी मॉडलिंग कर पाना तो कोई इतना आसान काम नहीं है। प्रोफेसर अरुण कुमार मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन कम हो जाती हैं और मॉनसून का बिहेवियर ठीक रहता है, तो मुझे लगता है कि हम अगर 3-4% इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमने इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, अब अरुण जी एक बात बताएं सर कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि अभी महंगाई को कम करने के लिए कुछ और कदम उठाने चाहिए सरकार को? बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, एक्सपोर्ट को बैन किया गया, आरबीआई ने दरें बढ़ा दी। आपके हिसाब से कुछ और विकल्प बचे हैं क्या महंगाई को और कम करने के लिए? देखिए, आरबीआई के हाथ में नहीं है कि वो महंगाई कम कर पाए, क्योंकि अभी तो वैसे ही डिमांड कम थी। वो तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड और कम कर सकते हैं, पर डिमांड कम करने से तो बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी पे असर पड़ेगा। तो ये जो रिसेशनरी कंडीशन है, अभी तो हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से स्टैग्फ्लेशन में है। ये रिसेशनरी कंडीशन है, ये और ज्यादा भयंकर होती है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कम हो जाता है। तो ये इसके जो संभावना है वो ज्यादा परेशान करने वाली है। तो इस समय फिस्कल पॉलिसीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे कि पहले हुआ था 2007-8 में, जब हमें डिमांड बढ़ानी थी और दामों को कंट्रोल करना था, तो हमने जो एक्साइज ड्यूटी उस समय जो थी उसको कम किया था। तो अभी भी हम जो हमारा जीएसटी रेट है उसको अगर कम कर दें और वहां पे जो नुकसान होगा टैक्स का वो हम डायरेक्ट टैक्सेस से उठाएं, तो डायरेक्ट टैक्सेस का इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जीएसटी अगर हम कम करेंगे तो उससे जो एक जनरल इन्फ्लेशन में कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि हम बाहर की सप्लाई जो बॉटलनेक है उनको तो नहीं रोक सकते हैं, वो तो वहां पे जो बरकरार हैं, पर हमारी जो अंदर की सप्लाई बॉटलनेक्स है उन पे हम असर डाल सकते हैं। वो खासकर स्मॉल स्केल और जो माइक्रो सेक्टर है वहां से आ रही है, उनको हम ज्यादा सपोर्ट देंगे तो वहां पे जो सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। तो डिमांड बिना कम किए हम सप्लाई बढ़ा लेंगे तो ग्रोथ कम नहीं होगा, लेकिन हमारे दामों पे असर पड़ेगा। उसके अगली बात यह है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी प्राइसिंग पावर बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो डिमांड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में चली गई है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स बहुत बढ़ रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है। तो हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके जो एक मतलब जो कहा जाए विंडफॉल टैक्स लगाया जा सकता है, जिसकी बात अमेरिका वगैरह में भी चल रही है इस समय, कि विंडफॉल टैक्स वहां पे लगाया जाए जहां पे कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा है पिछले साल 1.5 साल में। उस डायरेक्ट टैक्स को लेके हम इनडायरेक्ट टैक्स को कम करेंगे तो हमारा जो इन्फ्लेशन कम होगा और जो ग्रोथ भी नहीं कम होगी। तो ये जो कुछ कदम है ये फिस्कल पॉलिसी के लेवल पे उठाए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके। अब सिराज जी एक बात जरा आप बताइए सर कि जो महंगाई अभी हमने देखी, जो बहुत दुनिया भर में महंगाई बढ़ी और भारत भी उसका शिकार हुआ। आमतौर पे दो तरह की महंगाई होती है, एक होती है डिमांड ड्रिवन, एक होती है सप्लाई ड्रिवन। और इस बार की महंगाई को कहा गया कि सप्लाई की कमी की भूमिका ज़्यादा है यूक्रेन रूस युद्ध के बीच, और ऐसे में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है। आप भी इसमें इत्तेफाक रखते हैं, और आपके हिसाब से क्या अभी आरबीआई को कुछ और कदम उठाने चाहिए या आपको लगता है कि दूसरे फ्रंट पर काम करना चाहिए जहां पर सप्लाई बढ़ पाए? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा मिसअलाइन हो रहा था। जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ग्लोबल पॉलिसीज दूसरे कंट्रीज के रिजर्व बैंक फॉलो करते हैं, उससे मिसअलाइन हो रहे थे हम, और थोड़ा सा मैं समझता हूं कि इसमें डिले हुई। हालांकि ये बात सही है कि सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से महंगाई हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में भी रिजर्व बैंक को एक्शन लेना ही था, और मुझे लगता है कि वो एक्शन उन्होंने ठीक ही लिया, और इसीलिए हमने देखा कि एमपीसी की मीटिंग में यूनानिमस डिसीजन हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए सरकार ने देखिए 2 बहुत बड़े फैसले लिए। एक तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, दूसरा शुगर के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया। अब उसका नतीजा यह है कि मार्केट में इस तरीके की अफवाहें हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट चावल के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दे। तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में, 2-3 हफ्ते में मॉनसून का बिहेवियर
वॉच करने के बाद गवर्नमेंट को ये क्लैरिफाई करना होगा कि हम राइस के केस में ऐसी कोई नीति नहीं बनाने वाले हैं। इसका असर ये होगा कि जो पैडी के फार्मर्स हैं उनको बेहतर दाम मिलेंगे और वो इंसेंटिवाइज होंगे। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो आम जनता है उसके हाथ में 4 पैसे सरप्लस बचें। जैसा कि गवर्नमेंट ने कोशिश की डीजल और पेट्रोल के दाम घटा के कि लोगों के हाथ में थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबिलिटी आए, थोड़ा सा पैसा बढ़े जिससे कि डिमांड में इजाफा हो। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि बाकी चीजें भी होंगी। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट टैक्सेस कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कुछ शायद कम करेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पर है और उन्होंने 2-3 साल पहले आपने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस को अलाइन किया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, इस उम्मीद से कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा। हालांकि वो उम्मीद भी अभी तक पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुई है। ठीक बात है। अब जरा अरुण जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, जिस तरह से महंगाई कम करने के लिए कदम उठाए गए, और ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर है, वहाँ पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर जो हम लोग, चूंकि भी मानसून की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो मतलब अगर ये आपसे पूछा, चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं सर, आप उम्मीद एक हम लोगों को जगा सकते हैं कि क्या ये जो महंगाई के आंकड़े अभी हैं या जो महंगाई बढ़ रही है, क्या इसको हम ये मानकर चलें कि ये एक शॉर्ट टर्म टेंशन है, चिंता है? अगर मानसून बेहतर रहता है और साथ ही युद्ध अगर यूक्रेन रूस का खत्म हो जाता है तो हमारे ओवरऑल हालात बाकी चीज़ों में ठीक है, इसलिए हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, देखिए जो हमारे महंगाई है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो करीब 13 महीने से 10% से ज्यादा चल रहा है। हाँ। तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर प्राइसेस वो बढ़ रहे हैं, है ना, और वो अब जनरलाइज हो गया है। वो अब मतलब सिर्फ खाने पीने और एनर्जी में नहीं, वो बाकी चीजों में, टेक्सटाइल में, बाकी और केमिकल्स वगैरह में, उन सब चीजों में भी दाम बढ़ रहे हैं। तो एक जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशन हो गई है कि ये दाम तो बढ़ेंगे ही। और उस स्थिति में क्या होता है, ट्रेडर्स भी और मैन्युफैक्चरर्स भी अपने दाम और ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि पेट्रोलियम गुड्स हैं, वहां पे दाम बढ़े तो अब शेल वगैरह के प्रॉफिट बेतहाशा बढ़े हैं, रिलायंस के प्रॉफिट्स बेतहाशा बढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने उसका फायदा उठा के दाम और ज्यादा तेजी से बढ़ा लिए हैं। उन्होंने जो अभी जैसे रूस से जो आ रहा है कच्चा तेल सस्ता, तो उससे यहाँ पे दाम कम हो जाने चाहिए थोड़े, लेकिन उसका भी अभी कोई फायदा आम जनता को इतना नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस समय एक जनरलाइज एक्सपेक्टेशन है, और वो जो रूस के युद्ध के पहले से थी, और उसको अब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि सिराज जी ने सही कहा कि आरबीआई को, सरकार को कदम कुछ पहले से ही उठाने चाहिए थे, जनवरी से या दिसंबर से। उस समय तो कहा गया कि नहीं, ये टेम्पररी इन्फ्लेशन है, ये तो घटने लगेगा। तो वो जब जनरलाइज हो जाता है तो उसको ज्यादा कंट्रोल करने में और ज्यादा मुश्किल आती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हालांकि सिराज जी कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स को इस समय बढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि हमने तो 2019 में उसको घटाया था, लेकिन वो साउथ ईस्ट एशिया के लेवल पे ले आए, पर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, बिना डिमांड के इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो आपको लॉस बढ़ जाएगा। तो इसलिए डिमांड जनरेट करना भी जरूरी है, सप्लाई को भी जब बॉटलनेक, इसीलिए मैंने कहा ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जहां पे सप्लाई बढ़े और डिमांड ना कम हो। तो ये जो कदम उठाए, जैसे मैंने बताया था, उनमें सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड भी उससे और बढ़ेगी, तो दोनों ही लेवल पे फायदा होगा। तो सरकार को कुछ इनोवेटिवली सोचना पड़ेगा। ये जो स्टैग्फ्लेशनरी सिचुएशन है, इसमें जो नॉर्मल पॉलिसी होती है कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आपने लिक्विडिटी कुछ कम कर दी, उन सब का असर इतना नहीं होता। क्योंकि जैसे कि देखा गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि अगर जो डिमांड ज्यादा हो रही है पैसे की, और आप जो उसको जो कंट्रोल कर लें सीआरआर वगैरह को, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ जाती है, पैसा और ज्यादा तेजी से सर्कुलेट करने लगता है, तो वो जो फिर दाम नहीं उससे कंट्रोल होते हैं। तो इस समय मेरा मानना है फिस्कल पॉलिसी की बहुत ज्यादा अहमियत रहेगी, वहां पे सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा सुझाव। लेकिन एक बात सिराज जी, जो ग्लोबली डेटा है महंगाई के और इंटरेस्ट रेट के, उसमें आप देखिए कि यूएस में महंगाई है 8.6% और वहां पर ब्याज दर है 1%। यूके में है 9% महंगाई और ब्याज दर है 1%। और हमारे यहाँ अभी हालांकि अगर पिछला अप्रैल का ही डेटा लें तो 7.79% और उसके मुकाबले जो ब्याज दर है वो 4.9%। हालांकि अमेरिका में ये बात कही गई है कि आगे और महंगाई बढ़ेगी, आगे और ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। तो आपके हिसाब से इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्या अप्रोच अभी सेंट्रल बैंक का होना चाहिए?
नहीं, देखिए इंटरेस्ट रेट तो बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमिन होता है। खाली ये हम नहीं कह सकते कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ महंगाई को देखेगा। अब देखिए ना कि जो सारे कंट्रीज की इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक्ड है, उसकी वजह से अगर इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है, रुपया डिवैल्यूएट होने लगता है, तो आप देखिए स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकाल के एफपीआईज अपने कंट्रीज में ले जाते हैं, वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लोगों के मुकाबले में बेहतर समझता है। मुझे ये लगता है कि ये बात सही है कि खाली मॉनेटरी इंटरवेंशन से इस पे काबू नहीं पाया जा सकेगा, इसलिए और इकोनॉमी में कई तरह के और डिसीजन लेने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जरूर जल्दी जल्दी मीटिंग कर रही होगी, शायद प्रधानमंत्री जी उनको बुला रहे होंगे, उनसे ब्रीफिंग ले रहे होंगे, नीति आयोग से ब्रीफिंग ले रहे होंगे, और उसके बाद ही कोई पॉलिसी इस संबंध में फॉर्मुलेट होगी। लेकिन ये बात सही है कि देश इसका इंतजार कर रहा है कि कोई इस संबंध में हाईएस्ट लेवल से कोई अनाउंसमेंट हो कि कैसे इस पर काबू पाया जाएगा। ठीक बात है। चलिए, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, उसका इम्पैक्ट मई के महीने में देखा भी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो बात सिराज जी कह रहे हैं कि और कदम उठाए जाएं ताकि महंगाई और कम हो। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, अरुण जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए। अनुज जी, अब हम आपसे गोल्ड और सिल्वर पर बात कर रहे थे। आप जरा बताइए सर कि आज के लिए क्रूड का मार्केट बहुत नीचे आया है, तो क्रूड में क्या किया जाए? मतलब देखिए, क्रूड अगर देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मगर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें क्रूड का तो पॉजिटिव है। तो जो गिरावट है यहाँ पर हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी बाय की हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा, करीबन 9200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा डिप और अगर आता है तो बाय करें। 9050 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 9400 तक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है और ये तेजी हमारे थोड़ा कंटिन्यू रह सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करके बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेटल का मार्केट भी बहुत तेजी से नीचे आया है सर, मेटल में आज के लिए कहाँ पर ट्रेड लिया जाए? मुझे देखिए, मेटल्स के अंदर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखिए, और जो प्राइसेस हैं अब एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो करीबन 40 रुपये, कॉपर में 800 रुपये से नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि प्राइसेस अभी सपोर्ट के आसपास हैं, और यहाँ से हमें लगता है कि बाउंस बैक होगा तो ऊपर में 768 से लेकर 770 तक के लेवल कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। जिंक के अंदर भी एक्सपेक्टेड है ऊपर में 312 313 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज एग्री मार्केट में बड़ी गिरावट आई अनुज जी, एग्री पर कल के लिए आपका व्यू? देखिए, एग्री में लास्ट वीक हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग आते हुए देखी थी, और आज एक थोड़ा सा गिरावट यहाँ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम ग्वार की बात करें तो करीबन 5700 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पर हमने लास्ट वीक भी एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। तो हमारा बाय कॉल ही रहेगा यहाँ पर 5700 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर हमें लगता है 5800 5850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर हमने एक आज पॉजिटिव क्लोजिंग आते हुए देखी है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 21500 21400 21300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 21800 तक के लेवल आपको जीरा में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका डिटेल में इन कमोडिटीज़ पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।